हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग कंजम्पशन सेक्टर का टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं कि इस रिजल्ट सीजन में कंजम्पशन बिजनेसेस के कैसे रिजल्ट्स आए हैं, पूरी इंडस्ट्री के रिजल्ट्स कैसे आए। एंड हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि विद इन द कंजम्पशन सेक्टर, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो जाए, वैल्यू फैशन सेक्टर हो जाए, चाहे वो आपके प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हो जाए, चाहे वो आपके फैशन बिजनेसेस हो जाए, या चाहे आपके अपैरल रिटेलर्स हो जाए, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज में स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है एंड इस सेक्टर में अभी क्या चल रहा है, एंड कैसे स्ट्रांग बिजनेसेस क्या अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर इस इंडस्ट्री की ट्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं। With this, let's start the analysis, and first we focus on a couple of businesses which have shown strong results. तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के कंजम्पशन सेक्टर में आके रिजल्ट्स देखते हैं एंड हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड इमर्ज करेगा कि काफ़ी सारी एरियाज में स्लो डाउन है एंड कुछ कुछ एरियाज में काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस अच्छा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दैट वी शुड लुक एट फर्स्ट द रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज विच आर इनटू द होटल सेक्टर। तो पहले हम होटल सेक्टर का डिस्कशन करते हैं, दिस विल गिव अस अ वेरी गुड आइडिया। तो इस टाइम पे होटल सेक्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखेगा कि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट शो करे। तो अगर हम इंडियन होटल्स के नंबर देखते हैं तो देव रिपोर्टेड 88% पैट ग्रोथ एंड ऑलमोस्ट 30% प्लस सीबिटा ग्रोथ। राइट, सिमिलरली अगर हम सैमी होटल के देखते हैं तो देव शोन ऑलमोस्ट 80 to 90% इबिटा ग्रोथ एंड 114% पैट ग्रोथ। शैले होटल में यहाँ पे वैसे एक वन ऑफ था, बट शैले होटल में भी जो इबिटा ग्रोथ थी 20% प्लस थी। लेमन ट्री में भी देखते हैं तो 31% पैट ग्रोथ आई है। यहाँ तो अगर आप EIH का भी एग्जाम्पल लेते हो, यहाँ पे मेंशन नहीं है ओबरॉय होटल्स, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 41% के आसपास पैट ग्रोथ आई है। So this sector within the consumer sector has been doing very well over a period of time. And पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टॉक स्कैन्स में हम लोगों ने अपने कस्टम इंडेक्सेस बनाए हैं। इंडिसेस, स्टॉक स्कैन इज समथिंग विच इज बाय एसओआईसी। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो पहले हम एक बारी होटल सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं। अगर हमें होटल सेक्टर का इक्विवेटेड इंडेक्स बनाना हो तो होटल सेक्टर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ दिखेगा कि 2015 से लेके 2019 तक एक्चुअली इट वाज मोस्टली इन अ साइडवेज ट्रेंड। राइट, अपवर्ड बायस थी बट साइडवेज काफी था। बट पोस्ट कोविड द होटल इंडस्ट्री हैज बीन डूइंग वेरी वेरी वेल एंड रिसेंटली अभी ये होटल सेक्टर हैज बीन इन अ कंसोलिडेशन टेरिटरी। कंसोलिडेशन February 24 से लेके अभी तक होटल सेक्टर की कंसोलिडेशन चल रही है, इवन दो रिजल्ट्स कंपनीज के काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। अगर हम कंपनीज के रिजल्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो सबसे इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज इंडियन होटल। राइट, तो ताज होटल्स ने इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे ताज होटल्स के। राइट, बिकॉज इस क्वार्टर में भी अगर आप देखते हैं तो ताज होटल्स का ईबिटा 501 करोड़ हो गया था। तो यहाँ पे एक वन ऑफ है बिकॉज यहाँ पे ताज सेट्स करके जो कंपनी है जो एविएशन फूड के लिए भी खाना वाना देती है, वो सब इंडियन होटल्स ने अभी अक्वायर करे। बट मोर देन दैट, हमें इस इंडस्ट्री को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा मार्केट लीडर जो होता है उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कॉन कॉल में जो मैं आपके साथ यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ आपको, एंड हम बाकी होटल्स के भी रिजल्ट्स देखते हैं। तो प्रतीक कुमार यहाँ पे एक कॉन कॉल अटेंडी थे, उनका एक क्वेश्चन था। The question is, for some of the other sectors, so some of the other companies in consumer and discretionary sector, there is an undercurrent that there is a slowdown in the consumer spending। माने consumer spending में एक slowdown है, बट होटल्स में ऐसा नहीं हो रहा। आप सबके तो नंबर्स अच्छे ही आते जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप इंडियन होटल्स की कॉन कॉल पढ़ेंगे तो इंडियन होटल्स ने कॉन कॉल में और भी क्या बताया कि जो अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर के मंथ में इटसेल्फ इंडियन होटल्स की ऑलमोस्ट 16 to 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नाउ जस्ट लिसन टू दिस कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप के बेस पे भी अक्टूबर में 16-17% ग्रोथ है, विच इन अ होटल बिजनेस मीन्स कि जो भी आपका रेवेन्यू ग्रोथ है उसका 2x आपका ईबिटा ग्रोथ होता है। राइट, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज होती है। So this is something which is phenomenal which has happened in the industry, right? Because अगर लास्ट ईयर के पेंट लाइक सॉलिड बेस पे भी ग्रोथ है तो माने कि एक्चुअली में डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, या तो सप्लाई पे बहुत कम रिस्पॉन्स है। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा क्या हो रहा है होटल्स में, तो अगेन द आंसर वाज कि hotels is a real estate business. It's all about location. And I think the fact is supply is lagging and demand is clearly evident from data you see Q1 and Q2. Even in a muted quarter as Q1, supply was fairly behind demand. So I think there is sort of pass on inflation and something beyond inflation exists in this sector. माने कि इन्फ्लेशन है कि हर साल अगर 5-6% से महंगाई बढ़ रही है तो 5-6% की तो ग्रोथ आ ही रही है सेक्टर में।
but उसके बियॉन्ड भी अभी ग्रोथ आ रही है सेक्टर में, and that cycle is not coming to an end in a hurry. So I think that trend is also holding up. So when you see in other consumer sectors, it's typically not necessarily which can be applicable to a hotel industry, because it does have its own cycle, and visibility of that remains quite good for the near term. तो नियर टर्म में ये लोग कह रहे हैं कि विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। तो अगर इन लोगों की हम कॉन्फ्रेंस कॉल देखते हैं, तो इन लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल में हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक अक्टूबर मंथ में क्या हुआ है तो उसके बारे में हमें बताएंगे कि अक्टूबर मंथ के अंदर ऑलरेडी 16.5% रेवेन्यू ग्रोथ इंडियन होटल्स की इस क्वार्टर के अंदर हुई है। 16.5% रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब कि ऑलरेडी कंपनी की जो Q3 के अंदर फर्स्ट मंथ था वहां पे 16.5% रेवेन्यू ग्रोथ आ चुकी है। So that is again an interesting trend, because see, if you look at the quarterly revenue growth for the business, right, so it has been in 15, 16, 17% for the last 5, 6 quarters in a row. And what does it lead to? It leads to an element of margin expansion, कि जब भी आपकी ईयर ऑन ईयर आप कंपैरिजन करेंगे तो कंसिस्टेंटली मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। बट इंडियन होटल्स का हो सकता है स्टॉक आज बहुत एक्सपेंसिव हो, बट इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट। तो 6-7 मेजर कंपनीज है इस इंडस्ट्री के अंदर। एक इंडियन होटल्स है, एक EIH होटल्स है, लाइक एक शैले होटल्स है, एक लेमन ट्री होटल्स है, देन एक सैमी होटल्स है, जूनिपर होटल्स है, राइट। सो यू हैव टू थिंक कि आपको खुद पढ़ के आपको सबसे ज्यादा कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर हम इंडियन होटल्स को हटाते हैं तो ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द होटल स्टॉक्स आर 20-30% डाउन अलॉन्ग विद द जनरल मार्केट करेक्शन। तो पहले तो हमने कंज्यूमर सेक्टर में होटल सेक्टर की डिस्कशन करी, जो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स शो कर रहा है सेक्टर पूरा, एंड अभी भी यहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज नियर टर्म के अंदर होटल सेक्टर के अंदर दिख रही है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेक्टर। अब हम सेकंड सेक्टर पे आते हैं, एंड सेकंड सेक्टर हम देखते हैं विच इज दैट द सेक्टर ऑफ ज्वेलर्स। तो हम ज्वेलरी वाले सेक्टर पे चलते हैं। तो ज्वेलरी सेक्टर में एक नियर टर्म टॉप लग रहा है कि चार्ट्स पे फॉर्म हो रहा है। अगर हम पूरे इंडेक्स की बात करें तो नियर टर्म 30 वीकली EMA के आसपास ज्वेलरी कंपनीज आ गई हैं। इसका एक रीजन है, बिकॉज सी जब कस्टम ड्यूटी कट हुई तो कस्टम ड्यूटी कट से क्या हुआ कि जो बेसिकली अगर इतना ड्रास्टिक फॉल आ जाए एकदम गोल्ड के प्राइस में तो आप उसको हेज नहीं कर पाते, आपको इन्वेंट्री लॉस लेने पड़ते हैं। तो कल्याण हो गया, सेंको हो गया, टाइटन हो गया, थंगामाइल हो गया, चारों के चारों कंपनीज ने इन्वेंट्री लॉस लिए। PNG गडगिल ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि PNG गडगिल की पूरी इन्वेंट्री अनहेज थी, एंड हेज का परसेंटेज बहुत लो था। बाकी चारों का हेजिंग परसेंटेज 85% एंड बियॉन्ड है, राइट। सो दिस इज द रीजन वाई कि PNG गडगिल ने लॉस नहीं लिया, राइट। तो पर यहाँ पे हम देखते हैं तो 30 वीकली EMA पे अगेन इट इज टेकिंग सपोर्ट, बट जब मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल सुनी सेंको की, कल्याण की, राइट, एंड इवन टाइटन की, तो ऑल ऑफ देम आर गाइडिंग की वेडिंग सीजन हैज बीन गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। माने फॉर जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, तो अगेन नॉट नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो अगर हम सेंको की बात करते हैं तो सेंको ने इस बारी क्वार्टर कॉन कॉल के अंदर डिस्कस करा कि दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द 1000 करोड़ रेवेन्यू रन रेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो मैंने अक्टूबर के महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर दिया। अगेन स्ट्रिक्टली नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, जस्ट डिस्कसिंग द बिजनेस डेवलपमेंट्स। तो लास्ट ईयर Q3 के अंदर 1651 करोड़ का रेवेन्यू था, बट इस बार ये अक्टूबर में 1000 करोड़ प्लस रेवेन्यू हो गया, क्योंकि अक्टूबर में बहुत फेस्टिविटीज थी। एंड नवंबर एंड दिसंबर के अंदर, सो लाइक अगर हम इंडियन होटल्स की कॉन कॉल पढ़ते हैं, दिस इज हाउ इट टाइज अप। There are close to 30 wedding dates which are there between the 2 months, right? So which is the highest ever in November and December, one of the highest ever, right? So it gives an interesting picture. बट सेनको के केस में अभी भी 60 करोड़ का इन्वेंट्री लॉस था, 30 करोड़ का इन्होंने Q2 के अंदर लिया है। तो आप देखेंगे इनका मतलब आई थिंक पैट 45-46 करोड़ का आता है, इन्वेंट्री लॉस ना लिया होता। बाकी 30 करोड़ का ये लोग कह रहे हैं Q3 के अंदर लेंगे, एंड दे आर गाइडिंग फॉर 15-18% ग्रोथ फॉर द फुल ईयर। सिमिलरली कल्याण का एग्जांपल लेते हैं तो कल्याण के केस में भी इन्वेंट्री लॉस था, बट वैल्यूएशंस आई डोंट अंडरस्टैंड ऑफ कल्याण, मे बी समवन एल्स डज, राइट। बट कल्याण के केस में भी इन्वेंट्री लॉस था, जिसकी वजह से पैट वाज डिप्रेस्ड। बट अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं तो कल्याण में भी बहुत सॉलिड टॉप लाइन ग्रोथ थी। सिमिलरली थंगा माइल के केस में देखते हैं तो थंगा माइल ने सारा का सारा इन्वेंट्री लॉस अपफ्रंट ही ले लिया, राइट। तो थंगा माइल के केस में सारा का सारा इन्वेंट्री लॉस अपफ्रंट था, इसलिए 17 करोड़ का लॉस आया। पर थंगा माइल के केस में इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड देर ऑल्सो ओपनिंग अ फ्लैगशिप स्टोर इन चेन्नई। ये बहुत बड़ा स्टोर खुल रहा है इस टाइम पे चेन्नई में, आई थिंक 15,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है, तो जनवरी 2025 में ओपन हो रहा है। दैट इज वन ऑफ द की ट्रिगर्स विच वन हैज टू वॉच आउट फॉर। बट कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करती, तो कंपनी में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर कुछ कुछ आपको शायद से रिपोर्ट्स हो दी इंटरनेट मिल जाए। पर ज्वेलरी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी 1-2 क्वार्टर में लगता है कि ग्रोथ वाई ओ वाई नहीं आएगी शायद से प्रॉफिटेबिलिटी में, बट again the trend of unorganized to organized shift is continuing over the 2-3 years, because a lot of these organized jewelers what they are doing now कि ये लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, QIP कर रहे हैं, राइट्स इशू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ जाता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो ये अनऑर्गेनाइज वालों के लिए भी ट्रू है।
But again, because they can tap into the markets and raise 400-500 crores, so what these companies are doing is that these companies are raising capital and putting up more stores, जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के पास शायद से एक ऑप्शन नहीं है, राइट? तो हो सकता है यहाँ पे ओवर नेक्स्ट 2-3 years market share wins for organized retailers might even grow further versus the unorganized, because all of these you'll see will start doing fundraising, चाहे वो थंगामाइल हो, चाहे वो सेंको हो. So like some of these companies will go for fundraising. It's just my view, because जब गोल्ड प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाती है. तो दिस इज विद द ज्वेलरी सेक्टर एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स पैकेज फूड सेक्टर, जहाँ पे हम एक कंपनी देखते हैं एडीएफ फूड्स के नाम से. तो भी हमने कंपनी आज से 1-1.5 साल पहले भी चैनल पे कवर करी थी. दिस इज अ कंपनी विच एक्सपोर्ट्स फ्रोजन फूड फ्रॉम इंडिया टू यूएस, कनाडा एंड यूरोप, एंड दे हैव अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ अशोका. एंड इस कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग है कि इस क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी हैज डिलीवर्ड नियरली 30% टॉप लाइन ग्रोथ. 30% टॉप लाइन ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन कंपनी के थोड़े से डिप्रेस्ड है, बिकॉज दे आर डूइंग मोर एक्टिविटीज इन एडवर्टीजमेंट. बट वन थिंग टू बी केयरफुल ऑफ, रिस्क मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस कंपनी में, कि इनका लास्ट टाइम जब मार्जिन कोलैप्स हुआ था आज से लाइक 10-11 क्वार्टर्स पहले, तब फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ गया था, और अभी भी फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ गए. तो अगेन वी हैव टू सी हाउ H2 विच इज अ स्ट्रॉन्गर लाइक हाफ ऑफ द ईयर फॉर देम, हाउ डज दैट पैन आउट, राइट? कि सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इनकी कैसी ग्रोथ आती है. बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्जिन में हो सकता है इंपैक्ट है, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट बढ़ रहा है. पर अगर हम इनकी पीपीटी या कॉन्फ्रेंस कॉल देखते हैं तो इन्होंने नेक्स्ट 2-3 ईयर का बेसिकली गाइडेंस दिया है. नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर कंपनी वांट्स टू सॉर्ट ऑफ डबल देयर टॉप लाइन. आई विल जस्ट शोकेस द प्रेजेंटेशन टू यू ओवर हियर. तो यहाँ पे हम इनकी अगर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो कंपनी ऑलरेडी 29% के आसपास जो रेवेन्यू ग्रोथ है उस पर ऑलरेडी कंपनी डिलीवर कर रही है, राइट? लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी का जो बेसिकली केगर है रेवेन्यू ग्रोथ का, दैट इज क्लोज टू 29%. देन अगर हम आगे देखते हैं तो आगे कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में गाइडेंस दी है कि दे वांट टू, अगेन कॉन्फ्रेंस कॉल से पहले तो कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी ऐड कर रही है. तो कंपनी अभी लाइक अगेन प्लांट 1 का जो बिल्टअप एरिया है एंड प्लांट 2 का जो बिल्टअप एरिया है, तो एनुअल फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी 28,000 मेट्रिक टन हो जाएगी. एंड कंपनी अभी केपेक्स कर रही है, जिससे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 250 to 275 करोड़ का आ सकता है, जिसमें 75 करोड़ का केपेक्स फेज 1 में सूरत में हो रहा है अभी, राइट? तो अगेन दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस विच हैज गिवन अगेन अ 2-3 ईयर गाइडेंस. तो FY 2024 में रेवेन्यू 520 करोड़ था. नाउ दे आर गाइडिंग फॉर 1,000 to 1,100 करोड़ रेवेन्यू. एंड यहाँ पे क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स है? पहली चीज कि जो डोमेस्टिक ब्रांड है सोल, जो पिकल्स आते हैं सोल के, दैट माइट गो टू 100 करोड़ रेवेन्यू. देन ट्रूली इंडियन जो इनका एक ब्रांड है माइट मिरर जर्मनी सक्सेस इन यूएस मार्केट. अशोका टू प्रोपेल एडीएफ फूड्स विद स्टेडी 20 to 25% एनुअल ग्रोथ रेट्स, राइट? तो यहाँ पे अगेन आई डोंट थिंक मार्जिन्स विल एक्सपैंड, बट आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ इज समथिंग दैट वन शुड ट्रैक इन अ बिजनेस लाइक एडीएफ फूड्स. एंड दिस इज अ कंपनी विच इज अगेन शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 20-25% टाइप्स. तो अगर ये मार्जिन्स और ये रेवेन्यूज आते हैं तो आप पैट इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉरवर्ड पी पे आप देख सकते हैं कि वेदर द बिजनेस लुक्स इंटरेस्टिंग और नॉट व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर बिजनेसेस, बिकॉज कंज्यूमर बिजनेसेस जनरली इंडिया के अंदर जो ग्रो करते हैं देव कमांडेड अ हायर पी मल्टीपल इन द पास्ट. राइट नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज विच हैव रिपोर्टेड रिजल्ट्स. तो हमने पैकेज फूड्स देखा, फिर हम पैकेज फूड्स के साथ साथ एक प्रोसेसिंग कंपनी भी देख लेते हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स के नाम की. इसको भी हमने चैनल पे एनालाइज करा था आज से 2-3 साल पहले व्हेन दे वर डूइंग द कैपेसिटी एक्सपेंशन. आई थिंक द स्टॉक फेयरली हैज बीन फ्लैटिश और हैज डन डिसेंटली वेल. बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी के जो मार्जिन हैं दे हैव बीन स्टेबल बिटवीन 18 to 22%. बट सीसीएल प्रोडक्ट्स में सबसे मतलब एनालिस्ट लोगों का क्वेश्चन क्या आता है इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में, अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो सिंगल डिजिट था 7 4 5 7 करोड़ का, आज वो 27 करोड़ का हो गया. इंटरेस्ट कॉस्ट कब बढ़ता है? जब फिक्स एसेट्स आपके बढ़े, माने जब आप और कैपेसिटी एक्सपेंशन करें या फिर जब आपका वर्किंग कैपिटल बढ़े. तो सीसीएल के केस में एक्चुअली दोनों ही हो गए. पहली चीज इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत तेजी से करी, और दूसरी चीज क्या है कि बिकॉज दे हैव डबल्ड देयर कैपेसिटी वर्सेस 2023, तो अगले 3 साल में इनकी अभी एक्सपेंडेड कैपेसिटीज आएंगी वियतनाम और इंडिया में. 400 करोड़ का केपेक्स और इंडिया में हो रहा है. सेकेंडली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ग्रीन कॉफी बीन्स के प्राइस $1,800 पर किलो से ऑलमोस्ट $4,000 पर किलो चले गए. तो इन्वेंट्री इनको पहले खरीद के रखनी पड़ती है, जिससे इनके मार्जिन प्रोटेक्टेड रहते हैं, बिकॉज दे एंटर इनटू फॉर्मूला बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इनके मार्जिन एकदम स्टेबल रहते हैं. बट क्या होता है अगर आप इन्वेंट्री $4,000 पर किलो पे ले रहे हैं वर्सेस $1,800 पर किलो, what happens is that your working capital need increases, your inventory on the balance sheet goes up and the debt on the balance sheet goes up. Let's look at the debt figure. So debt has gone up from 559 crores to 2,000 crores almost, right? Similarly अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन्वेंट्री ऑन द बैलेंस शीट, 320 करोड़ की इन्वेंट्री आज 1,000 odd करोड़ के आसपास चली गई है. So this just basically gives us an idea
कि इस बिजनेस में भी साइकिल होती है जब ग्रीन कॉफी बीन के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो इस टाइम पे काफी तेजी से बढ़ रखे हैं, राइट। एंड अगर ग्रीन कॉफी बीन्स के प्राइसेस गिरते हैं तो अगेन देयर कैन बी अ डीलेवरेजिंग दैट माइट प्ले आउट, एंड फाइनली जब ये एक्सपैंडेड कैपेसिटी से यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ सकती है, जो इस क्वार्टर के अंदर हमें एक छोटा सा हिंट दिखा। अगर इस क्वार्टर में आप देखते हैं 21.5% सेल्स ग्रोथ थी, बट ईबिटा ग्रोथ कंपनी की ऑलमोस्ट 24 to 25% के आसपास थी। तो 2-3% का एक एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग लेवरेज का इम्पैक्ट था, राइट। तो कंपनी अब कैपेसिटी बना के बैठ गई है, बस उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। बट अगेन दिस विल बी अ स्लो एंड कंसिस्टेंट स्टोरी टाइप बिजनेस, बट दिस इज अ बिजनेस ऑफ सीसीएल प्रोडक्ट्स, जो भी एक हाई वर्किंग कैपिटल लेड कॉफी के मतलब खराब साइकिल से जा रहा है, बट स्टिल द बिजनेस इज डूइंग रीजनेबली वेल। नाउ लेट्स कम टू अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस इन द कंज्यूमर सेक्टर, राइट, जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। एक तो आपके देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ तिलक नगर इंडस्ट्रीज विच इज डन रियली वेल। तिलक नगर इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो इट्स अ मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रांडी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रांडी इन इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत प्रेजेंस है बिकॉज ब्रांडी इज यूजुअली कंज्यूम्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट। तो बट इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत स्लो आ रही है, बट मार्जिन एक्सपेंशन इज कमिंग इन वेरी सॉलिड। बट यहाँ पे हम देखते हैं तो कंपनी ने कॉन कॉल में क्या बोला, तो कॉन कॉल में कंपनी सेड की कंपनी मिड टीन वॉल्यूम ग्रोथ की बात करिए सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, right? Because one of the things that has happened is that the Andhra Pradesh market has kicked in from mid-October. I think I should not speak about politics there, but Andhra Pradesh में private players were not allowed to sell, so it was kind like a funny situation. Those who are from Andhra they might know, but again मेरा कोई opinion नहीं है उस पे. But now that state has opened up and a lot of other IMFL brands can come and sell. So Andhra Pradesh is a new geography that has come back for them, right? So with the retail now becoming private, the IMFL industry in the state is expected to become consumer driven market. And Mansion House Brandy and Korea Napoleon Brandy have a tremendous consumer franchise and brand equity in that market. The fact that Andhra Pradesh has a significant brandy drinking population makes opportunity even more appealing, राइट। सो अगेन वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करनी है इस बिजनेस में, क्योंकि मार्जिन तो इनके एक्सपैंड हो ही रहे हैं, राइट। तो वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। यहाँ पे H2 में इनके जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, राइट, सो इफ दे आर एबल टू डिलीवर ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ देन इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू ट्रैक, राइट। सो दिस इज विद द बिजनेस ऑफ तिलक नगर। तो वन ऑफ कंजम्पशन बिजनेसेस भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर करने की, टीसीपीएल पैकेजिंग देखते हैं। तो टीसीपीएल पैकेजिंग ऑल्सो इज अ बिजनेस विच डज वेल। तो ये बिजनेस भी हमने वैल्यू चेन वेबिनार में कवर करा था, जहाँ पे हमने बताया था फ्लेक्स पैकिंग के अंदर कार्डबोर्ड बेस्ड कार्टन पैकिंग के अंदर कंपनी है। तो भी कार्डबोर्ड के या पेपर के प्राइसेस गिर रहे हैं विच शुड बी बेनिफिशियल फॉर द मार्जिन, राइट। बट यहाँ पे सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी लो चल रही है लास्ट 3-4 ईयर से, क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। बट चेन्नई में इनका 250 to 300 करोड़ का फाइनली ग्रीन फील्ड कैपेक्स लाइव जा रहा है, which might lead to capacity constraint being done away with. So this is also sort of like a consumer business, मतलब they cater to a consumer business. एंड चेन्नई में अभी ये कंपनी कैपेक्स कर रही है। चेन्नई में अगेन इनिशियली 70 to 80 करोड़ का रेवेन्यू आएगा टू बिगिन विद, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे मल्टीपल हैज बीन ओकेट अर्ली 20s के अंदर टाइप मल्टीपल है, एंड यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है बिकॉज इनका जब कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा, राइट। तो अभी ऑलरेडी 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, सो दे विल गेट फर्दर 30 to 40% एक्स्ट्रा कैपेसिटी एज वेल। सो दिस इज अनदर वन ऑफ द बिजनेसेस विच यू कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली, क्योंकि पैकेजिंग बोर्ड के भी प्राइसेस अभी घट रहे हैं। सो दिस इज अ कंपनी विच हैज हैड मार्जिन एक्सपेंशन वॉल्यूम ग्रोथ लीवर वेन एवर एफएमसीजी इंडस्ट्री डज वेल। तो हमारे कंजम्पशन में तो हमने कुछ बिजनेसेस डिस्कस करे। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द राइस इंडस्ट्री, टुवर्ड्स द वैल्यू फैशन इंडस्ट्री, and then we'll conclude our session on the interesting results from the consumption sector this time, right। तो अब हम चलते हैं वैल्यू फैशन इंडस्ट्री में, हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं एंड वैल्यू फैशन इंडस्ट्री को ओपन करते हैं। सो वैल्यू फैशन इंडस्ट्री हैज बीन ऑन अ tearing run. Basically the stocks have done very well, right? Say whether it's a Trent, V2 Retail or V-Mart, और इट्स अ स्टाइल फैशन बाजार ऐसे करके कुछ बिजनेस है, राइट। सो वी कैन डिस्कस दैट। बट यहाँ पे अगेन वैल्यूएशन शायद से उतनी रीजनेबल नहीं है सेक्टर में, बट यहाँ पे ग्रोथ रेट्स कैसी आ रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगेन इफ यू डू अ बुल बेयर बेस्ड सिनेरियो एनालिसिस सम ऑफ देम स्टिल माइट बी रीजनेबल। तो ये इतना मैं आपको बता सकता हूँ, आई कांट गो इनटू स्टॉक लाइक कि ये स्टॉक को आपको देखना चाहिए, बट आप एटलीस्ट खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बुल बेयर और बेस सिनेरियो बनाएं। जैसे ट्रेंड के केस में अभी 170 का भी मल्टीपल है। आई डोंट मतलब अंडरस्टैंड द वैल्यूएशंस, बट still if you look at the growth rates of trend, they have been consistently growing at 40, 50, 60%. You know what is happening over here? I have this theory
ट्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, वी टू रिटेल का एग्जांपल लेते हैं, राइट। सो वी टू रिटेल भी आई थिंक अभी ईवी अपॉन ईबिटा पे 25 टाइम्स पे है, एंड दिस ईयर आई थिंक दे सेट 60-70 करोड़ पैट इन द कॉन्फ्रेंस कॉल, सो यू कैन सी कि अगर 60-70 करोड़ का पैट आता है तो क्या पी मल्टीपल है। बट लुक एट द ग्रोथ रेट्स ओवर द लास्ट 4-5-6 क्वार्टर्स, राइट, सिमिलर एज ट्रेंड, राइट। सेम गोज फॉर वी मार्ट, वी मार्ट में ग्रोथ थोड़ी स्लो है। So why I'm covering this space? Again, you have to go and read all these results and companies independently. But मैं cover क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि वैल्यू फैशन के अंदर इट्स जस्ट अ हंच ऑफ माइंड विच कैन बी टोटली रॉन्ग एज वेल। कि मेरे को लग रहा है कि इंडिया के अंदर ब्लू कॉलर जॉब क्रिएशन ज्यादा हो रही है। ब्लू कॉलर जॉब क्रिएशन माने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, इस टाइप की जॉब्स की अभी जॉब क्रिएशन ज्यादा हो रही है। एंड सम ऑफ द जॉब सेक्टर्स वेयर जॉब क्रिएशन इज हैपनिंग, पीपल आर मोर प्राइस सेंसिटिव, माने वो प्राइस सेंसिटिव ज्यादा वर्सेज ब्रांड सेंसिटिव। So what is happening here? A lot of people are flocking to these value fashion retail, right? चाहे V2 retail हो या ट्रेंड का एग्जाम्पल हो, एंड उससे क्या एग्जाम्पल है कि अगर पीपल आर फ्लॉकिंग ओवर है तो इनकी सेल्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, विच हैज बीन हैपनिंग। एंड अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर गाइडिंग फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोर एडिशन। जैसे V2 रिटेल के केस में देखते हैं गाइडिंग फॉर 50-60 स्टोर एड्स एंड 100 स्टोर एड्स नेक्स्ट ईयर, राइट। सिमिलरली ट्रेंड इज एडिंग स्टोर्स, लाइक ट्रेंड तो 2018 में स्टार्ट हुआ था जूडियो। Now, again, this is a space which I've just briefly touched upon. I'll do a detailed video on this space. पर डेफिनेटली इस स्पेस में रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट को क्या लगा कि इनका लॉस आया वी टू रिटेल का फॉर एग्जांपल, बट अगेन इसमें Q1 और Q3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है। सेम गोज फॉर वी मार्ट, राइट, वी मार्ट में भी लॉस आया, बट अगेन उनके लिए भी Q1 एंड Q3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि इसमें सीजनैलिटी है। ट्रेंड फिर भी थोड़ा सा, जूडियो फिर भी थोड़ा सा टीयर 1 सिटीज में, बट ये दोनों तो टीयर 2 टीयर 3 लोकेशंस में ज्यादा है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन, अगर ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इन वैल्यू फैशन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो दीज बिजनेसेस आर ऑब्वियस बेनिफिशियरीज, बट एट व्हाट वैल्यूएशन इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क अपॉन बाय डूइंग अ बुल बेयर बेस सिनेरियो, by reading the number of stores these companies can add, by looking at the PAT growth these companies can do, or EBITDA growth this company can do, right? So this is with the value fashion space. Finally, coming to the last space that we'll cover today in the packaged food segment or in the consumption space is the space of rice. तो हम राइस सेक्टर का डिस्कशन करेंगे। एंड राइस सेक्टर में अगर हम देखते हैं, राइट, सो अगेन स्टॉक स्कैन्स पे हम लोगों का ये है, तो आई यूज द इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं। एंड राइस सेक्टर में देखते हैं तो अगेन राइस सेक्टर कंसोलिडेशन फेज, देन ग्रोथ फेज, देन कंसोलिडेशन फेज एंड ग्रोथ फेज अगेन। तो राइस सेक्टर में देखो 3 तरीके के बिजनेस मॉडल हैं, बहुत ही सिंपल है समझना। एक तो है विच इज एक्सपोर्टिंग टू मिडिल ईस्ट, एक है विच इज एक्सपोर्टिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। चाहे वो यूके को एक्सपोर्ट कर रहा हो, यूएस को कर रहा हो, एंड दे माइट बी एक्सपोर्टिंग टू अदर डेवलप्ड नेशंस एज वेल, या कनाडा को कर रहा हो। देन देर आर कंपनीज विच आर प्योरली इनटू ट्रेडिंग ऑफ B2B राइस। तो कंपनीज लाइक LT फूड्स विच आर द ओनर ऑफ दावत चावल, दे जनरली एक्सपोर्ट ब्रांडेड बासमती राइस टू US एंड यूरोप, विच आर देयर 2 मेजर जोग्राफीज। KRBL जो इंडिया गेट का ओनर है वो भी ब्रांडेड बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं, बट KRBL के साथ क्या रिस्क हुआ कि KRBL सऊदी अरेबिया में वाज वन ऑफ द मेजर मार्केट्स, एंड सऊदी अरेबिया में जो सैबिक करके एक कंपनी है, या जो वहाँ का बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, इट इज एन एंटिटी ऑफ द रॉयल किंगडम ऑफ द सऊदी, राइट, जो वहाँ पे रॉयल किंग की एंटिटी है, राइट। सो अगेन वहाँ पे उनके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप का टाइप था वो ब्रेक हो गया KRBL का। तो इस सेक्टर में डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है। अगर आप LT फूड्स के रिजल्ट देखते हैं इस बारी, तो आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ तो ठीक ठाक आई होगी, टॉप लाइन ग्रोथ 6-7% के आसपास थी, राइट। बट मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन की होती, रीजन भी बिकॉज फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज्ड। द फ्रेट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज फॉर LT फूड्स हैज सॉर्ट ऑफ गॉन फ्रॉम like it has gone from 4.8% to 6.6, right? तो दे सेइंग कि Q4 से ये कम होएगा और FY26 से ये कम होएगा, राइट। बट मैं इस सेक्टर को अभी क्यों कवर करूँ, उसका भी एक रीजन है, ताकि आपको समझ आए कि साइकिल्स कैसे पड़ते हैं। तो पहले तो हमने LT फूड्स का एग्जांपल लिया कि LT फूड में 6-7% वॉल्यूम ग्रोथ थी और फ्रेट कॉस्ट की वजह से प्रॉब्लम हुई। KRBL का एग्जांपल लेते हैं, तो KRBL में तो आई थिंक हो सकता है आपको ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ ही दिखे, 94% ग्रोथ दिखी, बट लास्ट क्वार्टर में डी ग्रोथ थी बिकॉज इनका मिडिल ईस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। बट लुक एट द मार्जिन्स, लाइक हाउ द मार्जिन्स हैव फॉलन। दिस कंपनी यूज्ड टू मेक 21-24% मार्जिन्स बैक इन द डे। Then there is another company, Chamanlal Sethia के नाम से, which is sort of like a B2B trader of rice. They export to Middle East and all over the world as well. And they have been showing decent growth, right? So this quarter maybe they have shown the fastest growth, 20% growth, but a lot of the growth was coming from Israel as well. तो इसराइल को भी एक्सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे ब्रॉडर थिंकिंग क्या है सेक्टर में, कि देखिए इस सेक्टर की साइकिल होती है पैडी प्राइसेस के साथ। पैडी प्राइस क्या होते हैं, चावल के दाम। तो राइस के जो प्राइसेस हैं लास्ट ईयर हाई थे,
तो a lot of these companies like KRBL, Chamanlal Sethia, LT Foods had to procure inventory which was at a very elevated valuation. तो एलिवेटेड प्राइस पे इन्वेंट्री लेनी पड़ी, जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और बढ़ गई. तो अगेन हो सकता है इन्वेंट्री आपको दिखे, आई थिंक 23 to 24 में दे बिल्ट अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री. बट अभी क्या हुआ है, पैडी प्राइसेस आर फॉलिंग. तो पैडी प्राइसेस जब फॉल होते हैं तो क्या होता है कि चावल के प्राइस गिर रहे हैं, तो नाउ रॉ मटेरियल फॉर देम हैज बिकम चीपर. बट दीज कंपनीज जनरली डोंट पास ऑन दैट बेनिफिट टू द एंड कस्टमर. तो क्या होता है कि अगर आपकी 100 की चीज 80 होगी और उसको 110 पे आप बेच रहे हैं, तो बीच में क्या होती है, मार्जिन एक्सपेंशन. So after a lot of years, this type of cycle is coming in the rice sector, but it won't reflect immediately in results. It will take 2-3 quarters to reflect. Why so? Because अभी तो पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है हाई प्राइस वाली, which will get run down, and the lower price inventory will replace the high cost inventory. And FY26 से a lot of these rice exporters should start seeing margin expansion. Right, again this is an example of a cyclical industry which is going through a favorable cycle right now. Favorable cycle abhi immediate start nahi ho rahi, but it will take 1 or 2 quarters. Like jab rice inventory finish hoegi, so next financial year se it might start happening. But this is an interesting cyclicality which is there for us to see, क्योंकि first time for also me ये भी एक different type of cyclicality है जो हमने cover करी. तो different types of industries and different types of consumer businesses which have been doing well, we just covered them. सबसे खराब रिजल्ट्स किसके आ रहे हैं, अपैरल इंडस्ट्री के खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वैल्यू फैशन को छोड़ के. देन कंज्यूमर स्टेपल्स के बहुत खराब रिजल्ट आए इस इंडस्ट्री में, चाहे वो मैरिको हो गया, चाहे वो आपका नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया. दोज टाइप ऑफ बिजनेसेस हैव नॉट डूइंग वेल, राइट. Then another business which reported very decent result was Hindustan Foods, because Hindustan Foods also is exposed to ice cream and beverages. So they ended up showing a 30%, 31% revenue growth, 40% revenue growth पिछले क्वार्टर में था. They are starting a shoe business. तो वो इस क्वार्टर में इनका जो पैट नहीं आया, इस वजह से नहीं आया क्योंकि शू बिजनेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, जिससे प्री ओपेक्स या फिक्स कॉस्ट काफी बढ़ गए. Another company which keeps delivering good numbers is Varun Beverages. तो हमने इस चैनल पे मल्टीपल टाइम्स कवर करी है ये कंपनी, बट अभी ये साइडवेज ट्रेंड में चला गया बिकॉज वैल्यूएशंस बीच में बहुत हाई हो गई थी. एंड वरुण बेवरेजेस में अभी 7500 करोड़ का QIP भी हो रहा है. बट दे हैव अक्वायर्ड 2 एंटिटीज अगेन फ्रॉम पेप्सी, राइट. तो आई थिंक टैंजानिया की अक्वायर करी है और घाना की अक्वायर करी है. सो दैट इज अ डेवलपमेंट विच इज हैपेंड इन वरुण बेवरेजेस, राइट. सो 24% के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ है. बट बेवरेजेस इंडस्ट्री में एक और डेवलपमेंट है कि हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज इज अ कंपनी विच द भारतीयज आर लुकिंग टू बाय, जो जुबिलेंट फूड वर्क्स. सो अगेन इट इज लाइक द जयपुरियाज, क्योंकि जयपुरियाज में KFC, पिज्जा हट और वरुण बेवरेजेस है, उनके पास भी डोमिनोज, और अगर इफ दे एंड अप एक्वायरिंग दैट तो एक बॉटलिंग कंपनी भी जाएगी कोका कोला की. So that is remaining to be seen, because कैंपा कोला ने जो लोअर SKU प्रोडक्ट्स है 10 रुपीज़ वाले, वहाँ पे डेफिनेटली एक डेंट तो क्रिएट करा है. बट स्टिंग की वजह से एंड इंटरनेशनल जोग्राफीज की वजह से वरुण बेवरेजेस स्टिल कीप्स रिपोर्टिंग डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ एंड डिसेंट पैट ग्रोथ, राइट. तो इस क्वार्टर भी 24% सेल्स ग्रोथ थी, विच वॉज द बेस्ट अमंग्स द FMCG स्टेपल कंपनीज. बट जनरली कंज्यूमर सेक्टर का जो हमारा डिस्कशन था वो यही था कि हमने देखा, वी स्टडीड कंपनीज लाइक पैकेज फूड्स, राइस इंडस्ट्री, we studied CCL products, we looked at TCPL packaging, we looked at the jewelers, we looked at the hotel companies, we looked at the value fashion companies, and हमने packaged food companies के साथ साथ beverages companies का भी discussion करा. So this was the analysis of the results of the consumer sector. इसके बाद हम लोग power sector, pharma sector एंड पैकेजिंग सेक्टर, हम ईच एंड एवरी इंडस्ट्री में जाके उनके रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स. विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो. सो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो में हम देख सकते हैं कि हमने कंज्यूमर सेक्टर में कौन सी कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट से पहले उनको देखा, फिर हमने देखा इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, कि FMCG कंपनीज में स्लो डाउन आ रहा है तो क्यों आ रहे हैं एंड वहाँ पे क्या रीजंस है. फिर हमने देखा किन कंपनीज में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है तो क्यों स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड हमने ब्रॉडली इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखे विद द डिफरेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स. So this was the analysis of consumption sector post the Q2 FY25 results. If you are loving this series, do drop a yes in the comment section and make sure that you subscribe to our channel. Jai Hind.